खैर, मणिपुर अगर टूटता है नागालैंड मिजोरम के साथ मिलकर, सीधे के सीधे वो या तो चाइनीज प्रभाव में जाएगा, और अगर चाइनीज प्रभाव में नहीं जा पाता है तो स्पष्ट रूप से वो वेटिकन के प्रभाव में जाएगा, और वेटिकन के माध्यम से वहां बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा CIA का। वही CIA जिसने वहां पर बहुत व्यापक मात्रा में ड्रग एडिक्शन फैलाया है। नागालैंड और मिजोरम के लोगों को हथियार कहां से मिलते हैं, पैसा कहां से मिलता है? अफीम की खेती से। वहां एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अफीम की तस्करी करता है। अफीम का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है, या एक समय सप्लायर कौन था? घोषित रूप से चीन। चीन से बड़ा अफीमची पूरी दुनिया में नहीं। अफीम उगाने में, खाने में, खिलाने में चीन का टक्कर कोई नहीं। अब चीन अपने यहां इस चीज को उगाता है और साथ साथ चाहता है कि ऐसे देशों में भी उगाया जाए जहां हम उपद्रव करेंगे। अब होता क्या है, इन क्षेत्रों की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि ये पर्यटकों से भरे रहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स से भरे रहते हैं, रिसर्चर्स से भरे रहते हैं। अब जो लड़का यहाँ से गया है पढ़ाई करने के लिए, आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद ने क्या किया, व्यभिचार की धारा हटा दी। कोई भी नर किसी भी मादा से रमण कर सकता है यदि कंसेंट हो, सीधी बात है। अब वहां पर जाकर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, रमण करेंगे, ड्रग एडिक्ट बनेंगे। तो ड्रग कैसे दिया जाएगा? कोई ड्रग की कीमत है मान लो मार्केट में 1000 रुपया, उसको ये पहले फ्री सैंपलिंग में देते हैं। जो मिशनरियां हैं वो क्या करते हैं, फ्री सैंपलिंग में देती हैं। फ्री सैंपलिंग में देती हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब बच्चे को लग गई है ड्रग की आदत। ड्रग की आदत जब उसको लग चुकी है तो उसका दाम बढ़ा देंगे 50 रुपया, 100 रुपया, मामूली दाम। 50 रुपया, 100 रुपया में वो ड्रग खरीदने लगा। अब वो जो है ये नहीं कर सकता कि हमको फ्री में दो। 2 महीना के लिए सप्लाई खत्म अचानक से। अब 6 महीना वो ड्रग ले चुका है, पैसा दे चुका है। यही हाल पंजाब मॉडल में भी आप देखें, पंजाब के 40% पगड़ीधारी अब क्रिश्चियंस बन चुके हैं। वो पगड़ीधारी जो है ना, वो गुरु के सिख नहीं रहे, अब वो पप्पा जी जो पोप हैं उनके अनुयायी बन चुके हैं, लगभग 40%। बाकी 60% में भी SGPC के नियंत्रण वाले हैं, जो हिंदुओं से बहुत घृणा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को भर भर टोकरी गाली देते हैं। अभी खालिस्तान ने एक बयान जारी किया है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो खालिस्तान सेपरेट पंजाब की मांग करेगा, या बेटर देन दैट वो मांग करेगा कि हमारा पूरा पंजाब पाकिस्तान में मिलाया जाए। और ये वो करेंगे, इंडियन आर्मी को कोऑपरेट नहीं करेंगे खालिस्तान वाले। पंजाब इज गोइंग टू बिकम सेकंड बंगाल इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड जेनोसाइड। तो ड्रग की सप्लाई आपने रोक दी 2 महीना के लिए, अब वो बच्चा तड़पेगा, अब उसको चाहिए ड्रग किसी भी कीमत पर। अब जब बात आती है किसी भी कीमत पर, तो आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स को रिलीज करते हैं मार्केट में, दाम रख देते हैं 2000, 3000। अगले के पास हैसियत नहीं, अगला क्या करेगा? अगला क्रिमिनल बनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, तस्करी करेगा, घर से पैसा मांगेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, या फिर वेश्यावृत्ति में उतरेगा। लड़कियां क्या करेंगी? शरीर बेचेंगी। आप कहेंगे तुम पॉर्न वीडियो बनाओ, वेश्यावृत्ति करो, तुमको 2000, 3000 पर वीडियो का दिया जाएगा। अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो विद्यार्थी जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली से अरुणाचल पढ़ने गया था, और इस सरकारी रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल के विश्वविद्यालयों के 80-90% बच्चे यौन रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। फिर आएंगी ईसाई मिशनरियां कि तुमको ड्रग के लिए पैसा नहीं मिल रहा, हम देते हैं पैसा, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। वेश्यावृत्ति में आप जा चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। आप देश के लिए एसेट हैं कि लायबिलिटी हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? आपका मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? अब आप देश के किस काम आएंगे? अब तो आप मिशनरी के शिकंजे में आ गए ना। फिर क्या होगा? इंटरनल वारफेयर छिड़ेगा, गृह युद्ध छिड़ेगा, और उसका दन से आप 2 स्टेट को काट के अलग करेंगे, उनको ईसाई कंट्री बना देंगे। ये काम करता है हिंदुओं, ऐसे योजना चल रही है। एक अच्छा खासा विद्यार्थी कैसे वेश्यावृत्ति के माध्यम से ड्रग एडिक्ट बनकर आतंकवादी बनता है, इसकी ये चाल है। ये भी समझ में नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट जोशुआ जाति जनगणना का बहुत भयंकर दुरुपयोग करने वाला है, पूरा का पूरा डाटा अपडेट करने वाला है। हालांकि वो इसके लिए सरकार पर आश्रित तो नहीं है, फिर भी उसके रिसोर्सेज का वो प्रयोग करेगा ही। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों के ऊपर जितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और उनसे सटे सीमावर्ती और भी बहुत से। आप सीमावर्ती पूरा देख लीजिए, कहीं देख लीजिए सीमावर्ती, केरल देख लीजिए, इधर आप तमिल देख लीजिए, तमिलनाडु, उधर कश्मीर देख लीजिए, इधर पूर्व बॉर्डर में बंगाल देख लीजिए, उधर अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, कहीं देख लीजिए। लगभग सीमांत प्रांत अब इस प्रकार के चपेट में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के समय को अगर आप याद करें तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाती थी। क्या उस नसबंदी वाले में मुसलमान सम्मिलित थे? जाहिर सी बात है, नसबंदी गला पकड़ कर तो करेगा नहीं, पैंट उतार कर ही करेगा।
पैंट उतार कर करेगा तो पता चल जाएगा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमानों को अगर पकड़ पकड़ के आप नसबंदी करेंगे तो ऐसा भयंकर विस्फोट होगा, ऐसा गृहयुद्ध छिड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनरली जो नसबंदी अभियान चलाया गया इंदिरा के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में, उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, अधिकांश हिंदू थे, 90% हिंदू ही इसके शिकार हुए। उस समय क्या कहा गया? जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। आज क्या कहा जा रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, आजकल कह रहे हैं। लेकिन जब संख्या भारी करने का समय था तब आपने क्या किया? हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर कुंवारे लड़कों तक की नसबंदी करा के उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। जिनका वंश बचा उनको आपने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह की ओर प्रेरित किया, उनको पैसा दे देकर ये कुकर्म करवाया। जो लड़कियां सही उम्र में शादी की जा सकती थी उनको आपने जानबूझकर यौन कुंठा से 18 साल 21 साल तक कुंठित रखा और उसके बाद उनको खुलेआम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करने की अनुमति दे दी, गर्भपात करने की अनुमति दे दी, लेकिन विवाह करने की अनुमति नहीं दी। आप इस देश को ऑफिशियली एक वेश्यालय बनाने पर तुले हुए हैं। ये काम न्यायपालिका कर रही है, संसद कर रही है। दे आर कन्वर्टिंग ऑफिशियली इंडिया एज ए होर हाउस। मैं बहुत कड़े शब्दों का ब्रोथल के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं, मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास इससे सटीक शब्द नहीं है। द जुडिशियल एंड पॉलिटिकल माफिया इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ ब्रोथल। तो क्या होगा? अधिकारियों को कहा गया कि अगर आप इतना टारगेट पूरा नहीं करेंगे, इतनी नसबंदी नहीं करवाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे भी वैक्सीन के समय किया गया ना कि इतना टारगेट पूरा करना, वैक्सीन ठोक ठोक कर, कोई परीक्षण नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस पकड़ के ठोक दो। जानबूझकर सरकार की खुलेआम गुंडागर्दी तुम लोगों ने वैक्सीन के मामले में देखी है, उसका दुष्परिणाम देखा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। भाई किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? पकड़ पकड़ कर कांग्रेस ने नसबंदी करवाई थी, पकड़ पकड़ कर उस समय अधिकारियों को कहा जाता था इतना टारगेट पूरा करो नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। और पकड़ पकड़ कर जब हिंदुओं की जनसंख्या को कम कर दिया गया, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि के साथ ऐसा किया गया। आज कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जाति जनगणना का नंगा सत्य तुम लोग के सामने है। आपको मैंने बताया मिडिल ईस्ट में अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको एक मामला याद होगा, याद तो मुझे भी है, आखिरी विषय, लेकिन सद्दाम हुसैन का मामला आपको याद होगा। सद्दाम हुसैन कौन था? इराक का तानाशाह। अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया ये कहकर कि तुम विश्व के लिए खतरा हो। सद्दाम हुसैन जब तक अपने देश में शासन कर रहा था तब तक जनरली किसी को कुछ बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। समस्या कब हुई? जब उसने कुवैत पर आक्रमण किया। कुवैत से जब वो झगड़ा लड़ना चाहता था, गल्फ वार जिसको आप कहते हैं, गल्फ वार जब आप पढ़ेंगे, खाड़ी देशों का युद्ध, बहुत आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा गल्फ वार के पीछे। सद्दाम हुसैन ने जब गल्फ वार किया कुवैत, तो सद्दाम के खिलाफ लगभग पूरा विश्व एकजुट होने लगा था। मैं आपको देशों के नाम पढ़कर बताता हूं, आप जरा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कितने देश इस्लामी हैं। यह ध्यान रखें, सद्दाम हुसैन शिया मुसलमान नहीं था, जहां तक मुझे जानकारी है। शिया ईरान में है, इराक के लोग लगभग सुन्नी ही हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन ने जब अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था तो उसको किन देशों से विरोध का सामना करना पड़ा आप देखेंगे। गल्फ वार कोलिनेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें कितने देश मुसलमान हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, होंडुरास, हंगरी, इटली, कुवैत, मोरक्को, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नाइजर, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, सऊदी अरबिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, सीरिया, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स द ऑल फादर। इसमें कितने देश मुसलमान थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मोरक्को, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क्या है सब सुन्नी देश ही तो हैं। क्यों वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हुए? इसीलिए खड़े हुए क्योंकि इस्लाम हमेशा दूरदर्शी योजना को लेकर चलता है।
इस्लाम 10 साल 5 साल की नीति नहीं बनाता, वो 100 साल 200 साल की नीति बनाकर काम करता है कि ठीक है अभी हम भूखे मर रहे हैं लेकिन एक समय आएगा जब हम राज्य करेंगे। इसलिए कई बार आपको इस्लाम खुद के विरुद्ध भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनका रूट जो है वो हिंसा से उत्पन्न हुआ है। जितनी अधिक वो हिंसा करेंगे, म्लेच्छराज उतना अधिक प्रकल्प होगा, प्रभावी होगा, उतना अधिक वो उनको अपने नेमतों से नवाजेगा। इसीलिए ये सब लड़े। क्या एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के खिलाफ लड़ना सुन्नत है, जायज है? कुवैत अगर सद्दाम हुसैन से टकरा रहा है तो इस्लाम ही तो इस्लाम से लड़ रहा है ना। लेकिन क्या कभी किसी मौलवी ने इस सद्दाम हुसैन को, अगर दोनों में से दोनों सही हैं तब तो बात ही नहीं संभव है लड़ाई की, लेकिन अगर कोई एक सही है, अगर सद्दाम हुसैन सही है तो इतने सारे मुसलमान कंट्री सद्दाम के खिलाफ क्यों लड़े अमेरिका के बैनर तले? अगर सद्दाम गलत है, एक मौलवी बता दो जिसने सद्दाम हुसैन को इस्लाम से बहिष्कृत करने के लिए फतवा जारी किया हो। कोई नहीं। किस प्रकार का मजहब चल रहा है पता नहीं चलता इनका। एक भी मुस्लिम कंट्री ने सद्दाम का बहिष्कार इस्लाम से किया क्या? कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से चाहे जो हो। तो क्या होता है, इस्लाम की नीति सदैव से विस्तारवादी रही है, साम्राज्यवादी नीति रही है। भारत की नीति ऐसी नहीं रही है। भारत साम्राज्यवादी नीति पर चल ही नहीं पा रहा है। भारत का तो कहना है कि अरे बहुत जमीन है अपने पास, कुछ तुमको चाहे तो ले ही जाओ, बल्कि ऐसा भी भारत के नेताओं ने कई बार कर दिया है। हालांकि इसमें जर्मनी, जापान, लक्समबर्ग, सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स भी थे। फाइनेंशियल एड्स दिया था जापान ने बहुत ज़्यादा कुवैत के आर्म्ड फोर्स को और इराकी सेना के डिफीट में। तो जो सद्दाम हुसैन का आप पढ़ेंगे इतिहास तो क्या हुआ, जैसे ही उसने कुवैत पर आक्रमण किया उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों पर सैंक्शन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। उसके मुद्रा का अवमूल्यन तुरंत कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि के द्वारा। सद्दाम हुसैन की फौज भले लड़ी, लेकिन उस फौज के साथ लड़ने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय मुसलमानों का ही था, इस्लाम का ही था। मतलब इस्लाम अपने विस्तारवादी नीति में भी कई बार उलझ कर रह जाता है। तो आपकी विस्तारवादी नीति को कैसे स्वीकार कर लेगा और आपको कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने दे देगा, आप ये समझ लीजिए। एक इस्लामी देश दूसरे इस्लामी देश के विरुद्ध भी अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने में कितना संघर्ष करता है, तो वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने इतनी आसानी से दे देगा, आप कैसे सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको सीआई इतना बड़ा जो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बैठा है? और जो धीरेन्द्र शास्त्री एक हाथ में कुरान गीता और एक हाथ में संविधान की बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग आ जाएगा। पूरे के शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि जेल में बंद मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में मेरे साथ थे, वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने दे देंगे। भारत आज अपने आप को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देना, कल से इतने अधिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे भारत पर आंतरिक और बाह्य रूप से कि 2 दिन में आपके विश्वगुरु जो है सो घुटना रगड़ते नजर आएंगे पूरी दुनिया के सामने। ये वस्तु स्थिति है, नंगा सत्य है।